हेनली एक रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल इदारे ने, और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्वेस्टर्स के लिए भारत सेफ नहीं है। अच्छा, जब इस तरह की कोई बात करता है कोई इदारा, तो एक तो इन्वेस्टर्स जो बाहर से आते हैं और उस मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, एक वो भी होते हैं जो अपने मुल्क के ही लोग होते हैं और बिलियनर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े उनकी ज़ाहिर अर्निंग्स होती हैं, तो वो भी सोच रहे होते हैं क्योंकि उनके भी टेंटिकल्स पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि अपना जितना भी कैपिटल है वो उठा के उन ममालिक में लेके जाएं जहां वो सेफ है। तो 350 के करीब फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा वहां पर अर्न कर रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो इन्फ्लुएंशियल हैं। तो उन्होंने अब ये सोच लिया है कि भारत से निकलना है। इसकी वजह से जैसे मैंने पहले बताया था कि $26 बिलियन भारत से निकल जाएंगे, बताया जा रहा है, भारत की मोदी की पॉलिसीज की वजह से। ऐसे क्रैश डाउन करेंगी इनकी स्टॉक मार्केट, इनके वैसे जो क्लेम्स हैं कि जी इतनी ये पावर है, इकोनॉमिक पावर है, ये पावर कैसे रहेगी? अच्छा, ये तो पहले हमने बोला था, अब सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये हेनली रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है। बिल्कुल। अच्छा, और बहुत मानी हुई ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने कहा है भारतीय अशराफिया एलीट जो है बरतानिया, अमेरिका और अमारात जैसे ममालिक का अब रुख कर रही है और वहां पर अपने बिजनेस स्टैब्लिश करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया डिफेंस एनालिस्ट खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। देखिए, ये तो भारत की अपनी पॉलिसीज का नतीजा है जो वो लेकर चल रहे हैं और हॉस्टाइल एक मतलब नेशन, नेबर्स के लिए भी है, अपने मुल्क के लिए भी वो खतरनाक है उनकी पॉलिसीज, और अब सफर करना शुरू कर दिया भारतीय इकोनॉमी ने भी। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया नादिया और जोएबा, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आज की ये नहीं है, ये तो हिस्ट्री भरी पड़ी है हिंदुस्तान की इस तरह के एडवेंचर या मिस एडवेंचर की, जिसकी वजह से लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। लोग अपनी ग्रोथ चाहते हैं। एक हद से ज्यादा लॉयल्टी एक मुल्क के साथ 100% लोग नहीं करते। लोग अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपनी फ्यूचर देखते हैं, अपना बिजनेस वेंचर देखते हैं। इजराइल का आपने देख लिया, कितने लोग, हजारों लोग वहां से निकलना चाह रहे थे और निकल भी गए जब ये जंग शुरू हुई थी। तो ये नेचुरल है और हिंदुस्तान ने आज नहीं किया। मैं आपको हिस्ट्री में तकरीबन ऑलमोस्ट 60-65 साल पीछे ले जाता हूँ। 1962 में हिंदुस्तान ने जब किया था पहला एडवेंचर, एक किया था हमारे जंग से भी पहले, जब 65 की हमारे साथ हुई थी, 62 में चाइना के साथ जंग हुई थी। और अब नेहरू उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर थे, जाहिर है, जो पायनियर बिजनेस बनाने वाले थे। मैं हिस्ट्री आपको इसलिए रेफर बैक कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की पॉलिसीज पर आज से क्वेश्चन नहीं हो रहा। 1962 में चाइना ने हमला किया और ये लद्दाख एरिया में इनका एक डिस्प्यूट था जिस पर हमला किया। चाइना ने ऑल आउट जंग छेड़ दी और उसके बाद दौरान जंग नेहरू ने ये डिसाइड किया, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, कि एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं करना। और जबकि इनको सारी एडवांटेज थी, इनके पास जेट्स भी सारे ब्रिटिश थे, ट्रेंड भी ब्रिटिश थे, नए नए आजाद हुए थे 13-14 साल पहले, और चाइना के पास कुछ नहीं था उस वक्त। पुराने मिक्स के अलावा नया नया मुल्क को भी आजाद हुआ था, उनके पास कुछ नहीं था। आज तक हिंदुस्तान में वो केस स्टडी पढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा दुनिया में ये डिस्कशन, ये भी जब भी बातों की होती है चाइना की वॉर्स की, तो सबसे पहले वो इंडिया के साथ डिप्लॉयमेंट आती है। वो क्यों आती है? वो ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान ने अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल क्यों नहीं की। ये समझने से कासिर दुनिया भी आज भी, और क्यों नहीं की थी? बेसिकली उनको खौफ था कि ये जंग हम संभाल ही नहीं सकेंगे। तो क्रिटिसाइज आज का नहीं हो रहा। हिंदुस्तान उस 1962 से, जब पायनियर जो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मुल्क बनाया था उनका अपना, उस पर भी आज तक क्रिटिसाइज हो रहा है कि ये हमें एम्बैरस करते हैं, हमें टाइमली डिप्लॉय नहीं करते हैं, हमारे इनसिक्योर कर देते हैं, हमें दूसरों के हाथों शर्मिंदा कर देते हैं। तो 1962 से लेकर 2025 तक आपने देख लिया कितने सालों की मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। जब भी लोगों के दरमियान इनसिक्योरिटी की, कुछ लोग मजबूर होते हैं जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती या उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं होती या बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं और एक किसी प्राइड या किसी और वजह से वो अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। सर, ये बताएं, ये तो जो एलीट 5 हैं इंडिया के, एलीट 5 में कहूंगी द 5%, जिसकी वजह से इंडिया का एक इतना सुपर पावर वाला इमेज है जिसपे बड़ा घमंड होता है इन लोगों को, तो वही जब छोड़ के चले जाएंगे तो इनके पास रह क्या जाएगा? कितना इनको हिट पड़ेगा, इनकी इकोनॉमी को, इनके क्लेम्स को, इनका जो ब्रांड इन्होंने अपना बनाया हुआ है दुनिया के आगे, कितना नुकसान होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा दिया। देखिए, यही लोग एक किस्म का ना सिर्फ इकोनॉमी का पहिया होते हैं बल्कि आपका इंटरनेशनल फेस भी होते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वर्ल्ड ओवर। अगर आपकी टॉप लीड, जो मजबूर लेबर क्लास का बंदा है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, वो जाए या ना जाए, वो विजिबल नहीं होता। जब बड़े बड़े कारोबारी लोग या बिजनेसमैन या ऐसे टेक्नोक्रेट्स निकलने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि वो भी तो दुनिया नोटिस करती है। जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई क्लर्क चला जाएगा, कोई कैशियर चला जाएगा बाहर, या कोई लेबर चली जाएगी, तो वो दुनिया नोट नहीं करती। दुनिया करती है कि ब्रेन फ्लाई ऑफ करना है।
या इंटेलेक्ट का फ्लाई ऑफ कर रहा है, और वो जाहिर है इफेक्ट होता है और जो होगा हिंदुस्तान को जी। तो मतलब लेकिन फिर उससे क्या, वो अपना पैसा निकाल लेंगे बैंकों से, सारा कहीं और लगा लेंगे, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, किस तरह का लॉस होगा इनको, इंडिया को? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये एक सबसे बड़ा, देखिए इस ऐसे सिचुएशन में पैसा निकालना बाद में होता है, जो ट्रस्ट गायब होता है, जो लोगों का एतमाद होता है अपने मुल्क पर भी और बाहर के लोगों का आपके मुल्क पर भी, सबसे ज्यादा वो यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में देखें, अगर कोई बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स और खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात हो वो चलना शुरू कर दें, तो दुनिया ये कहेगी कि पाकिस्तान इनसिक्योर हो गया, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जो बाहर से आना चाहते हैं, कोई फॉरेन इन कंपनीज हैं, वो सबसे पहले ये देखती हैं कि आपके अपने लोगों का कंफर्ट लेवल या ट्रस्ट लेवल कितना है। तो जब वो शेकी हो जाता है, और ट्रस्ट लेवल के साथ साथ सर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है वहां पर, यानी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमें वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी? इसमें रिपोर्ट में सर ये भी है कि इंडियाज स्किल क्लास इज वीकनिंग डे बाय डे एंड द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हिंदुत्व पॉलिसीज इज डैमेजिंग नेशनल डेवलपमेंट। तो ये देखिए ना, ये तो आपका जो स्किल क्लास है चलाने वाली मुल्क को वही है, और वो मिडिल तबका जब आप वो निकाल देंगे तो इकोनॉमी कैसे, इकोनॉमी का पहिया ही नहीं चल पाएगा फिर तो। देखिए जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की मई में जंग शुरू होने वाली थी, तो कुछ चैनल से मुझसे पूछा था कि इसका नुकसान हमें ज्यादा होगा अगर हिंदुस्तान हमला करता है। मैंने कहा हिंदुस्तान को रियलाइज करना ही चाहिए कि शायद विजिबली वो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, पर इनविजिबली हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म उनको नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल, तो वो हुई है, हो की गया। इजराइल का भी यही हुआ, हिंदुस्तान का भी यही हुआ, लोग निकलना शुरू हो गए, लोगों का ट्रस्ट खराब हुआ। जो सबसे बड़ी, हिंदुस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी भी कहता है और जाहिर है एक बिजनेस मार्केट कहता है, और ग्लोबल मार्केट है भी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आई मस्ट रिस्पेक्ट दैट। लेकिन आप खुद एक ऐसा ही है जैसे आप अपनी इकोनॉमी पर हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं और फिर कहें कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। आप खुद डैमेज कर रहे हैं, खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में जाना चाहते हैं, तो फिर दुनिया तो जाहिर है बहुत कॉन्शियस है। जो इन्वेस्ट करता है वो तो सबसे पहले ये देखता है कि सिक्योरिटी मेरे पैसे की है कि नहीं। इसीलिए ये सारे आपने नोट किया और ये डाटा बिल्कुल ठीक है जो शुरू हो गए। और ये चेन इफेक्ट देखें ना, चेन इफेक्ट इसमें मजीद भी देखें, ये बात आ रही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पर, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो जब सियासी इंस्टेबिलिटी कहीं भी किसी मुल्क में हो, हमने ये बहुत बड़े मुल्कों में तजुर्बे किए, पाकिस्तान में भी एक वक्त में सियासी और रहती भी है, लेकिन कमियां ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब ज़्यादा होती है तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है, जीडीपी हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी जिक्र किया जा रहा है, और ये इसी वजह से और मुझे लगता है कि ज़ोएब ये प्रेशर भी देने का एक तरीका है कि इस हुकूमत को निकालो, हम लोग जा रहे हैं, ताकि जो आपकी ऑपोजिशन है वो भी, उनके पास भी जवाब हो इनको हटाने का, इस पागल को, कि भाई ये एक्सट्रीमिस्ट हो, तुमसे देखो मुल्क का क्या हाल हो रहा है, लोग जा रहे हैं। तो ये एक प्रेशर डालने की भी एक बात है। ये देखिए मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, ये वो पहली ईंट होती है या पहला कार्ड होता है डोमिनो इफेक्ट में। डोमिनो इफेक्ट ये होता है कि अगर आप कार्ड लाइन में खड़े कर दें और एक कार्ड को गिराने की कोशिश करें तो आहिस्ता आहिस्ता सारे कार्ड गिरते जाते हैं। जैसे बचपन में ईंटें खेलते थे कि एक कोई मारा तो सारी गिरती हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह। बिल्कुल, जो डोमिनो इफेक्ट की जो पहली ईंट होती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की होती है। अगर आप उसको गिराएंगे तो सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी लोगों में आएगी, ना सिर्फ लोकल में आएगी, बाहर के लोगों को डेफिनेटली आएगी। वो ये क्वेश्चन करेंगे कि ये ऐसा मुल्क है जो हर 2-4 साल 10 साल बाद एक एडवेंचर या मिस एडवेंचर करता है, अपने नेबर्स के खिलाफ हर एक को बुली करता है। देखिए ये कहना, मैं एक डाटा जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये तकरीबन 22% हम इस खित्ते में लोग रहते हैं दुनिया का, यानी ये जो हम सार्क मुल्क हैं ये 22% के करीब है। और आप सोचें हम आपस में ट्रेड कितना करते हैं, ओनली 5%। और किसकी वजह से? हिंदुस्तान की वजह से। ऑब्वियसली जितने मुल्क छोटे हैं, जाहिर है हिंदुस्तान से चलना नहीं चाहता, एडवेंचरिज्म करता रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, तो ना खुद ग्रो कर रहा है हिंदुस्तान, ना अपने नेबर्स को ग्रो कर रहा है। और सर देखे ना, ये यहीं से जुड़ा हुआ है, आपने कहा ना हाउस ऑफ कार्ड्स है और एक चेन इफेक्ट है। तो जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी तो आपके डिफेंस भी फिर उस तरीके से कमजोर हो जाएगा ना। और आप उनके डिफेंस, ताशी ने कहा भी, जिसका आपने भी जिक्र किया था कल हमने शो पर, कि उन्होंने कहा कि राफेल गिराए हैं और हमें अलाउ नहीं किया गया था। और आई थिंक उससे जो इनका जो शेम इनके ऊपर आई है, जो दुनिया भर इनको जो सुना रहे हैं, वो उससे भी डील नहीं कर पा रहे कि हमने क्या अपना एक बनाया हुआ था इमेज और असलियत हमारी सामने आ गई। सर वैसे आपको लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह नेतन्याहू ने अपने लोगों को मना कर दिया था इसराइल से कि कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं निकलेगा, मरो बेशक इधर, लेकिन कोई यहाँ को छोड़ के इसराइल को नहीं जाएगा। डू यू थिंक कि मोदी भी लोगों पे प्रेशर डालेगा कि भाई कोई छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट तो वो है और ऐसा कर सकता है। और डिफेंस वाला भी जरा इस पे, ये भी ऑब्वियसली मुतासिर होगा फिर उनका।
जी डेफिनेटली। देखिए डिफेंस स्टैंड लोन नहीं होता। जो डिफेंस किसी भी मुल्क का होता है, मेरा मानना ये है कि देखिए जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो एक जिस्म होता है, जो कौम होती है वो जिस्म होता है और उसके हाथ में एक वेपन होता है, वो आर्म फोर्सेस होती है। जब जिस्म इफेक्ट होगा, चाहे हेल्दी नहीं होगा या कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा या हेल्थ ब्रेन वाइज डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली जो हाथ में आपके टूल है, जो आर्म फोर्सेस होती हैं, वो भी इफेक्ट होती हैं। और जाहिर है उसको भी उसी तरह सप्लाई जाती है, एनर्जी की भी सप्लाई जाएगी, मोटिवेशन की भी सप्लाई जिस्म से जाती है। अगर जिस्म का जैसे हम कह रहे हैं कि अनहेल्दी होगा या कंफ्यूज होगा, ऑब्वियसली जैसे हिंदुस्तान ने मिस एडवेंचर किया, और मैंने आपको कहा कि आज का नहीं कर रहे, मिस एडवेंचर 1962 से कर रहे हैं और अपनी हिस्ट्री भरी पड़ी है, तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। इजराइल का तो देखिए, वो फिर ये लोग स्मगल होना शुरू होते हैं, लोग एस्केप करना शुरू कर देते हैं। इजराइल में भी लोग रातों रात बोट्स में भागे हैं, कश्तियों में भागे हैं, एक किस्म का एस्केप करके इलीगल तरीके से फिर उन पे पाबंदियां लगी हैं। और आपको लगता है सर वही वाला सवाल कि मोदी इन लोगों को रोकेगा, अपने लोगों को, ये जो टाइकून्स हैं इनको रिलोकेट करने से? अगर बड़े बड़े टाइकून तो डेफिनेटली इंडिया जाएगा। अब जनरल पब्लिक तो उस तरह इफेक्ट नहीं करती, 1.4 बिलियन लोग हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो इमेज इनका बढ़ाते हैं या खराब करते हैं, डेफिनेटली वो उन्हें कोई ना कोई इंसेंटिव देंगे या कोई ज़ाहिर नेगोशिएशन करेंगे, और आखिरकार अगर कोई बिल्कुल ही ज्यादा डैमेज हो तो आप शायद उस तक बात पहुंच तो चेंज आएगी ज़ाहिर है इंडिया में, और इसी के लिए ये आवाजें उठ रही हैं। भाई वहां नारा है सर एक ही है कि मोदी निकालो और भारत बचाओ। डिफेंस इनकी तो एक आवाज है, बिल्कुल हमारी भी यही आवाज है। थैंक यू सर। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया।